हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जी सेंटर। आज हम प्रॉपर कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कंट्रोल सिस्टम जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं गेट एग्जामिनेशन में। आपके दिमाग में कंट्रोल सिस्टम के बारे में जब भी आया हो और ट्रांसफ़र फंक्शन नाम की चीज़ आपने नहीं सुनी हो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्खे कंट्रोल सिस्टम में हम ट्रांसफ़र फंक्शन ही पढ़ने जा रहे हैं बॉस, समझ गए। ओके सर, तो फिर ट्रांसफर फंक्शन क्या है वो बताइए ना। लास्ट टाइम तो आपने बता दिया था, निकाल दिया था। अच्छा, अब हम थोड़ा अच्छे से बताएं आपको। एक प्रोसेस देखो, कहानी क्या है। कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं, कोई सा भी फिजिकल प्रोसेस हो रही होती है, उनके लिए एक सिस्टम डिजाइन करते हैं जो कि उस प्रोसेस को कंट्रोल कर पाए, यस और नो। जैसे कि थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर में पानी का आना, फर्नेस से हीट देना, पानी सुपर हीट बन के सुपर हीट होकर स्टीम बनना, हाई प्रेशर से टरबाइन पे छोड़ना, बिजली बनना, इन सारी प्रोसेसेस में, इन सारी प्रोसेस को करने के लिए ढेर सारी कहानियाँ होनी होती है भाई साहब। ऐसा नहीं कि बना दिया और हो गया, ऐसा नहीं होता। वहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें कंट्रोल करना पड़ता है। देखना पड़ता है कि फर्नेस में कोयला प्रॉपर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, प्रॉपर हीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पानी जो गर्म हो रहा है उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा, पानी जहाँ से छोड़ रहे हो तो वॉल्व ज़्यादा तो नहीं खुल गया, प्रेशर जो बन रहा है उसके अंदर वो इतना हाई तो नहीं हो गया कि बॉयलर बस्ट हो जाए, आपकी टरबाइन स्पीड से घूम पा रही है नहीं घूम पा रही है या ज्यादा घूम रही है, जनरेटर बिजली कम तो प्रोड्यूस। कितने सारे पैरामीटर्स हैं जिन्हें आपको जानकारी लेनी पड़ेगी, मेजर करना पड़ेगा। मेजर काहे को करोगे, ताकि हर एक चीज को कंट्रोल कर पाओगे। क्यों कंट्रोल करना, ताकि डिजायर्ड आउटपुट मिल जाए। डिजायर आउटपुट क्या, करंट जो पावर बना रहे हो वो आपकी सहूलियत के हिसाब से मिल जाए। आप किसी थर्मल पावर प्लांट में देखे होंगे ये 10 मेगावाट का है, ये फलाना 100 मेगावाट का है, तो आउटपुट पावर ये डिजायर्ड आउटपुट है। अब इनपुट आप दोगे और सारी प्रोसेसेस को कंट्रोल करके कुछ ऐसा करोगे कि 100 मेगावाट बिजली बना सको, पावर जनरेट कर सको, तो कुल मिला के एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड। तो किसी भी फिजिकल प्रोसेस का ध्यान से सुनना, ट्रांसफर फंक्शन पे आऊंगा मैं, मेरी बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना। आपके पास फिजिकल प्रोसेस हो रही है, एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, तो अब आप समझ पाओगे कि ये फिजिकल प्रोसेस क्या भला है ना। इस फिजिकल प्रोसेस के लिए कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है, यानी कि एक मैथमेटिकल इक्वेशन लेके आना है, ताकि आप कंट्रोल रूम में बैठ के सारे पैरामीटर्स के बारे में बता दो कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, यस और नो। अच्छा जी, तो भैया कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करना है तो फिजिकल प्रोसेस आइडेंटिफाई कर लो कि क्या फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद इस फिजिकल प्रोसेस में हर एक एलिमेंट जो भी इन्वॉल्व है, चाहे टेम्परेचर मेजरमेंट हो, प्रेशर मेजरमेंट हो, आपका लेवल वाटर लेवल में जितनी भी प्रोसेसेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, हर एक प्रोसेस का क्या ले लो आप, एक स्कीमेटिक डायग्राम बना लो या फंक्शनल ब्लॉक बना लो, ब्लॉक्स क्रिएट कर लो आप। शॉर्टकट में मैं चीजें समझा रहा हूं, है ना। सारे फिजिकल पैरामीटर्स जो भी हैं, सब सिस्टम्स बोलते हैं कंट्रोल की लैंग्वेज में, उनको ब्लॉक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। नाउ हर एक ब्लॉक का अपना एक इक्वेशन होगा, यस और नो। ब्लॉक को क्या करोगे आप, उसकी एक इक्वेशन होगी। नाउ तमाम ब्लॉक को, सभी ब्लॉक को मिला के एक कॉमन सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दोगे। सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर देना मतलब ये सर कि आप इसकी एक सिंगल इक्वेशन लेके आ जाओगे, यस और नो। सिंगल इक्वेशन, ओके सर, इतना समझ में आया ना। यह सिंगल इक्वेशन जो है ना राजा, यही सब कुछ करेगी। तो सर एक फिजिकल प्रोसेस लेके ही समझा दो ना, आजा समझ ले। देखो बहुत ही प्यारा एग्जांपल ले रहा हूं, टारगेट क्या है वो हम समझेंगे। ये एक एंटेना है, ठीक है, कुछ टारगेट है जिसे आप, जहां से आप सिग्नल लेना चाहते हो या जिसे ट्रैक करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है ना। सिग्नल टारगेट से
इसको आपको सिग्नल मिलना है, टारगेट मूव कर रहा है, ठीक है भाई साहब। तो एंटीना को, ये एंटीना जो कि सिग्नल या तो ट्रांसफर कर रहा है या रिसीव कर रहा है, उस पर नहीं जाते। लेकिन इस एंटीना को आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े जो एंटीनास लगाए जाते हैं कहीं सुदूर जगह पे लगा दिए जाते हैं, पहाड़ों पे लगा दिए जाते हैं। अब सोचो कि ये पहाड़ों पे कहीं दूर जहाँ पे प्रॉपर सिग्नल इसको मिल रहा है, एक एंटीना लगा हुआ है, और शर्त यह है कि ये एंटीना को आप घुमा सको भाई। टारगेट कहीं ऐसी स्थिति में चला गया कि ये कैच नहीं कर पा रहा तो इसको घुमा दो। घरों नहीं होता टीवी की जो छतरी रहती है, आप इधर उधर घुमाते हो, एडजस्ट करते हो, तब जाके सही से चल जाती है कभी कभी। अब इसकी पोजीशन कंट्रोल करने कौन जाएगा पहाड़ों पे? भाई हम जाएंगे, हमारा इंटेलिजेंस जाएगा, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन कर देंगे। तो ये एक फिजिकल फिनोमेना है, एक फिजिकल कहानी है, प्रोसेस है, और इसकी कहानी में हमें पोजीशन कंट्रोल करना है। सर किसकी पोजीशन कंट्रोल करना है? ये जो एंटीना दिख रहा है ना, इसकी पोजीशन कंट्रोल कर सको आप, तो आपका टास्क क्या हो गया कि आपको एक पोजीशन कंट्रोल सिस्टम बनाना है जी। ये पहला टास्क हो गया आपका। सर इतनी बात समझ में आ गई। अब यदि आप इसे गौर से देखोगे तो क्या पाओगे कि एक तो है एंटीना, एंटीना को घुमाने के लिए ये लगी हुई है मोटर, ये देख रहे हो आप। अब इस मोटर को इनपुट जा रहा है कहां से? यहां से डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड पावर एम्पलीफायर। अच्छा एक काम करते हैं अपन, आप कहीं दूर सुदूर किसी कंट्रोल रूम में बैठे हैं और आपके पास एक जस्ट नॉब है, उसको आप घुमा दो यहां पे, डिजायर्ड एजिमथ एंगल, ये एजिमथ एंटीना बोलते हैं। आपने यहां पे एक स्विच समझ लीजिए, नॉब समझ लीजिए, उसको घुमाया यहां पे 25 डिग्री घुमाया। आप ये चाहते हैं कि ये एंटीना भी 25 डिग्री घूम जाए, तो ये सिग्नल आपने जनरेट किया। देखो ये रोटेशन, इस रोटेशन को वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट किया इसने। ये एक पोटेंशियोमीटर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है। समझ में आ रहा है? मैंने समझाया था क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम, इनपुट ट्रांसड्यूसर जो आपके रोटेशन को, आपने मैकेनिकल एनर्जी इसको दी नहीं, रोटेशन, आपके रोटेशन को ये ट्रांसड्यूसर वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। ये वोल्टेज इस डिफरेंशियल एम्पलीफायर में इधर फीडबैक से आने वाले फीडबैक से आने वाले सिग्नल से प्रोसेस्ड होता है। तो ये फीडबैक हो गया सर क्लोज लूप का। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पोजीशन होगी, आपने 25 डिग्री दिया और ये भी घूम के 25 डिग्री यहां पे आया। अब ये 25 डिग्री रोटेशन हुआ, तो ये रोटेशन के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियोमीटर एक वोल्टेज सिग्नल जनरेट करेगा जी। ये लीजिए, कर दिया, V2 कर दिया। अब देखो ये सिग्नल भी इधर जा रहा है, ये सिग्नल, ये दोनों प्रोसेस होगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा इसको एक्चुएटिंग सिग्नल बोल सकते हैं। बताया था मैंने कंट्रोल। ये एक्चुएटिंग सिग्नल इस मोटर को बोलेगा कि तुझे क्या करना है, चलना है या नहीं चलना है, घूमना है या नहीं करना है, रोटेट करना है या नहीं करना है। वो किस पे डिपेंड करेगा? V पे डिपेंड करेगा। अब ये बात समझ में आ गई कि जो V है, ये जो है आपका V1 माइनस V2 सपोज आपने लिया। आप 25 डिग्री घुमाना चाहते हो, 25 डिग्री घूम गया, V1 और V2 दोनों सेम रहेंगे, ये जीरो सिग्नल जाएगा। जीरो सिग्नल मोटर को बोलेगा कि कुछ नहीं करना, बस हो गया काम। लेकिन आपने घुमाया और ये सिर्फ 24 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी नॉट सेंटीग्रेड, 24 डिग्री का रोटेशन लिया। अब इसकी जो वैल्यू है ये अलग रहेगी। V की वैल्यू समझ लीजिए कि मान लो पॉजिटिव है, फॉर एग्जांपल हम सेइंग ये पॉजिटिव इसको देगा कि भैया और घुमाओ, तो ये 25 होगा। जैसे ही 25 होगा, ये मैकेनिज्म तो पूरा काम कर रहा है, जैसे ही इसकी वैल्यू 0 हुई, मोटर का काम करना रुक जाएगा। अब आप यहां देख रहे हो कि सर ये तो पहाड़ों पे, ये कंट्रोल रूम में है और आपने ये तो फिजिकल कनेक्शन दे दिया। अरे भैया कंट्रोल रूम से सिग्नल तो कैसे भी भेज सकते हैं रे, हवा में भी तो सिग्नल भेजते हैं। मोबाइल पे बात करते हो कि नहीं घर पे, हवा में ही आपकी बातें वहां तक कैसे पहुंच रही? हवा में। हाँ जी, हवा में पहुंच रही है सर।
तो कहानी समझ में आई। ये एक फिजिकल सिस्टम, अब इसमें क्या क्या है देखो, ये इनपुट ट्रांसड्यूसर है, ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, मोटर है, आउटपुट में ये है, और ये पूरा प्रोसेस जो हो रहा है, एंटीना घूम रहा है, कितनी सारी चीजें हैं। तो हर एक चीज का हमारे पास क्या है भैया, हर एक चीज का हमारे पास पक्का अपना अपना इक्वेशन है। हर एक चीज मैथमेटिकली इक्वेशन से दर्शाई जा सकती है। सर यहां पे भी मैथमेटिक्स इक्वेशन बनेगी, मतलब पक्का ऑब्वियस सी बात है। यहां क्या क्या इन्वॉल्व है, मैकेनिकल कहानियां इन्वॉल्व है, रोटेशन इन्वॉल्व है, इनर्शिया इन्वॉल्व है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व है, और आपके इलेक्ट्रिकल फैमिली के वोल्टेज, करंट सब इन्वॉल्व है। तो इस पूरे कहानी में, पूरे पचड़े में आप मैथमेटिक्स लगाओगे, इलेक्ट्रिकल में केसीएल केवीएल यूज करोगे, मैकेनिकल्स में न्यूटन्स लॉ करोगे, और फाइनली इस पूरे इंटायर ये जो प्रोसेस है इसकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी राजा बेटा। ठीक है रानी बेटी, डिफरेंशियल इक्वेशन। सर ये क्या बोला है सर, कुछ भी समझ में आ रहे, इंटायर प्रोसेस डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट हो गई राजा। आपके पास 10 लाख रुपए पड़े आपके घर में, आप एक दिन गए, उनको बैंक में जमा कर दिया, आप सारे 10 लाख रुपए को जेब में लेके घूम रहे हो कि नहीं एटीएम के माध्यम से, तो कुल मिला के ये 10 लाख रुपए को आपने एटीएम बना दिया। ये एटीएम इज इक्वल टू दिस, यस और नो? आगे सर समझ में? अच्छा जी, अब डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने बोला, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइम डोमेन में रहती है हमेशा। ओके सर, इसको एनालिसिस करना है, क्यों करना, ताकि इस सिस्टम के बारे में हम जानकारी ले सके, सिस्टम के बारे में बता सके ना भैया। तो सर इस टाइम डोमेन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। नंबर 1 है स्टेट स्पेस एनालिसिस, स्टेट स्पेस एनालिसिस, और दूसरी है ट्रांसफर फंक्शन। ये 2 तरीके से हम कर सकते हैं एनालिसिस इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। इतनी बात समझ में आ गई? जी हां। अब क्या होता है जरा ध्यान से देखना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि टाइम डोमेन में है, इसको एनालिसिस करने की स्टेट स्पेस टेक्निक ऐसी है जो टाइम टी से ही डील करती है। लेकिन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइम को ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच में आप चेंज कर देते हैं, टी जो है वो चेंज हो जाता है एस में बाय द एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये पूरी कहानी जो है स्टेट स्पेस एनालिसिस, ये टाइम डोमेन एनालिसिस है भाई साहब। कौन सी एनालिसिस है ये? कोई भी पूछेगा तो बोल दोगे उठा के, मुंह उठा के, और ये बताओ ये एस डोमेन है। ओके सर, आप तो बड़ी गहराई से चीजों को समझा रहे हो, बता रहे, तभी तो मजा आएगा ना राजा बेटा, तभी तो रहेगा आएगा ना रानी। ओके सर, समझ में आ गया। ओके सर, अभी ट्रांसफर फंक्शन पे आप आओगे मतलब चुपके से, बिकॉज आपने तो ऑलरेडी ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करने की सोच ली। हाँ, अब क्या है कि ये जो अप्रोच है ये सिर्फ उन्हीं प्रोसेसेस के लिए है जो कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट है साहब। सर कुछ भी समझ में नहीं आया, सिग्नल सिस्टम में पढ़े हो ना लीनियर टाइम इनवेरिएंट कहानी, तो ये ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच के साथ दिक्कत ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम के लिए ही एक ट्रांसफर फंक्शन यानी कि एक मैथमेटिकल टूल बनेगा। लेकिन ये एलटीआई इसमें होना ये अनिवार्य नहीं है, नॉट नेसेसरी। एलटीआई, नॉन एलटीआई सबके लिए ये मेथड यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, आपने बोल दिया सिग्नल सिस्टम में लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सब पढ़ेंगे, थोड़ा आप भी बता दो कंट्रोल सिस्टम में, अच्छा रहेगा, मैंने सिग्नल नहीं पढ़ा। बेटा लीनियर वो प्रोसेसेस जिन्हें आप एनी पॉइंट ऑफ टाइम जज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? ठीक है। टाइम इनवेरिएंट वो जो समय के साथ चेंज नहीं होते, उनका परफॉर्मेंस एक जैसा रहता है। अब एक एग्जांपल समझाता हूं मैं। आपके घर से प्रति महीने आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपके पिताजी माताजी पैसे भेजते हैं आपको।
अब आपके पिताजी क्या करते हैं जी, पहले महीने 1,000, दूसरे महीने 2,000, तीसरे महीने 3,000, चौथे महीने 4,000 भेजते हैं जी। ये एक लीनियर तरीका है भेजने का। अब आप बता सकते हो, कोई आपसे पूछे कि 8वें महीने में कितने भेजेंगे, आप बता दोगे कि 8,000 रुपये भेजेंगे, क्योंकि उनका जो पैटर्न है ना वो लीनियर है, वो लीनियर है। और वो क्या कर रहे हैं, हर एक महीना जैसे बढ़ रहा 1,000 ऐड कर दे रहे, टाइम के साथ वेरी नहीं हो रहे, वो हर महीने 1,000 ही बढ़ा रहे। टाइम इनवेरिएंट भी है कहानी। अब जस्ट इमेजिन, पिताजी तुम्हारे 1,000 भेज रहे, अगले महीने में 2,000, फिर 5,000, फिर 6,000, फिर 2,000, फिर 3,000। ये पैटर्न लीनियर नहीं है। आपको ही नहीं पता रहेगा कि 90 महीने में आपके पास कितने पैसे आएंगे। हवा में रहोगे आप खर्च करने से पहले, यार पता नहीं यार पिताजी अब कितना भेजेंगे अगले महीने। समझ रहे हो ना मेरी बातें? हाँ जी, तो सर ये तो आपने कॉन्सेप्ट समझाई, बट यहाँ बताइए ना, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, ये सिग्नल एंड सिस्टम में पढ़ोगे बेटा आप मैथमेटिकली। लीनियर सिस्टम क्या, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या, और ऐसे सिस्टम जो टाइम के साथ वेरी कर जाएं, उनके लिए ये प्रोसेस जब यहाँ पढ़ेंगे तो डिटेल में चर्चा करेंगे हम। फिलहाल हम आ जाते हैं इस पे कि सर इस प्रोसेस का ट्रांसफर फंक्शन पे आ जाइए सर, बिकॉज आपने लिख दिया है ट्रांसफर फंक्शन। चलो बेटा लिख देते हैं फिर से ट्रांसफर फंक्शन। अब समझने में कितना आनंद आएगा। अब आपको एक कहानी हो गई कि ये सारे पापड़ हम किसके लिए बेल रहे हैं, कि फिजिकल प्रोसेसेस जो भी हैं, इन फिजिकल प्रोसेस के लिए हमारे पास क्या है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है। पक्का कोई सा भी फिजिकल प्रोसेस के रिस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। नाउ इस डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज ना करते हुए, जो कि टाइम डोमेन में है, हम इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एक मॉडल तैयार करते हैं और उस मॉडल को हम बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। सर क्या है ये मॉडल? ये एस मॉडल में है, अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले लेट्स कम टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। एक जनरलाइज तरीका जो है वो डिफरेंशियल, देखो प्रोसेस हुई तो प्रोसेस में कुछ इनपुट है और कुछ आउटपुट है। लेट्स टेक आउटपुट ct है और प्रोसेस में x ऑफ t इनपुट है। अलग अलग पैरामीटर है, अलग अलग इनपुट है। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी क्रिएट करो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होगा जरा देखो, dn by dtn, this is nothing but an c of t plus an minus 1, not the power, dn minus 1 dtn minus 1 c of t plus plus plus। ये कहानी पूरी चल रही है और कहाँ तक चल रही है, a0 तक, इज इक्वल टू, इधर आउटपुट की टर्म्स है सारी और इधर आप देखोगे तो लेट्स टेक इट bm dm बाई dtm, इनपुट की टर्म्स। इनपुट आउटपुट में ही रहती है ना राजा बेटा। कौन? डिफरेंशियल इक्वेशन। कहाँ देखी? मैथमेटिक्स में। अरे वाह, सच में? जी सर, बहुत बढ़िया। ऐश करो फिर तो, करो ना ऐश। लिखते नहीं दे बेटे, b0। ओके, ये है सर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप ध्यान से देख रहे हो तो आप देख रहे हो कि इसमें इनपुट और आउटपुट दोनों इंक्लूड है, बट एकदम घिचड़ पिचड़ सी कहानी है। आप आउटपुट को इनपुट के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट नहीं लिख पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, इसको सोल्व करना पड़ेगा। देन यू विल गेट c ऑफ t इज इक्वल टू समथिंग ऑफ या फंक्शन ऑफ या क्या x ऑफ t, ऐसा कुछ मिलेगा आपको। अलग अलग बाइफर्केट करो, जैसे नहीं लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन भी लिया था, उसमें y ऑफ t इज इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर माइनस 40 माइनस समथिंग इनक्लोज्ड और xt लेके आए थे इनपुट आउटपुट। अब आते हैं हम ट्रांसफर फंक्शन पे। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, इस प्रोसेस को, आपकी फिजिकल प्रोसेस को एक सिंगल ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, और फॉर्मूले का मकसद है इनपुट आउटपुट का रिलेशन। ट्रांसफर फंक्शन, ये इंटायर प्रोसेस बन गई ट्रांसफर फंक्शन। अब इसमें दिए आप इनपुट
और इससे लिए आप आउटपुट, सो दिस इज नथिंग बट इनपुट आउटपुट। सो ट्रांसफर फंक्शन क्या करता है, ट्रांसफर फंक्शन रिलेशन क्रिएट करता है इनपुट में और आउटपुट में, दैट्स इट। ट्रांसफर फंक्शन इज द अप्रोच बाय विच वी कैन मेक द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट। सर समझ में आया क्या है वो रिलेशन? सीधा सा ये एज डोमेन है, ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट इन द एज डोमेन। अब एज डोमेन में क्या होता है, कास्केडिंग हो जाती है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इनपुट में सपोज इनपुट R ऑफ S है, आउटपुट C ऑफ S है, तो C ऑफ S जो है ना प्यारे बच्चे, दिस इज नथिंग बट ये ट्रांसफर फंक्शन गुणित R ऑफ S, सीधी कहानी हो जाती है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसे कास्केडिंग बोलते हैं। और एज डोमेन में जब भी दो प्रोसेसेस या दो जिस चीजें जैसे इनपुट और इसकी प्रोसेस दोनों एक साथ हो गई तो दोनों का इफेक्ट कंबाइंड हो गया। अच्छा जी, तो यहां से यदि आप देखोगे तो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, एंड दिस वी कॉल द ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन शर्तों के साथ। शर्त क्या है कि जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है सर, वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट होनी चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जो कि लीनियर टाइम इनवेरिएंट है, साथ में आप प्रोसेस को रीसेट कर लीजिए सबसे पहले, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए या ट्रांसफर फंक्शन मॉडल तैयार कीजिए। सिस्टम को रीसेट करना मतलब इनिशियल कंडीशंस जीरो, रीसेट करना मतलब ये कि इनिशियल कंडीशंस शुड बी जीरो। सर इनिशियल कंडीशन रीसेट मतलब ये कि यदि आपके प्रोसेस में कोई मेमोरी एलिमेंट हो, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टेंस, वो एनर्जी स्टोर करके रख लेते हैं ना, एनर्जी स्टोर नहीं होनी चाहिए, रीसेट कर दीजिए सिस्टम को। कुछ भी पुराना आइटम नहीं होना, फ्रेश तरीके से होना। तो ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया? ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट to the Laplace transform of the input provided all initial conditions are zero. Now same कहानी गेट एग्जामिनेशन में 3 बार आ चुकी है राजा। अब आजकल MSQ आते हैं तो अब इसको बदल के पूछेंगे, ठीक है। एज पर द ट्रांसफर फंक्शन द फॉलोइंग थिंग्स इज आर करेक्ट, इज या आर करेक्ट। पहला है लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज नथिंग बट द ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, पहला ऑप्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज ओनली डिफाइंड फॉर द LTI सिस्टम, दूसरा ऑप्शन। ट्रांसफर फंक्शन इज द एस डोमेन एनालिसिस, तीसरा। एंड द फोर्थ वन दे दिया कि ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड फॉर नॉन LTI सिस्टम ऑल्सो। तो आपको ABC तीनों को चुनना है। सर समझ में आ गई बात? तो डेफिनेशन भी आप अपने हिसाब से लिख लोगे ना बेटा? जी हाँ सर लिख लेंगे। अच्छा जी सर ट्रांसफर फंक्शन आपने समझा दिया, बड़े मजे से समझा दिया ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ कहानी ये हुई कि वो क्या है, आउटपुट और इनपुट का रेशियो है, बट इन विच डोमेन? सर बोलिए जल्दी से, एस डोमेन। सो ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट C ऑफ S डिवाइड बाई R ऑफ S प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ध्यान रखिएगा, इसी के लिए ट्रांसफर फंक्शन डिफाइंड है। नाउ कभी कभी क्या होता है कि ऐसा भी दे दे, C ऑफ T आउटपुट है, R ऑफ T इनपुट है, ओके। और मान लो एक ऑप्शन में ऐसा भी आ जाए कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C ऑफ T, जिसे C ऑफ S लिखेंगे, डिवाइड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ R ऑफ T
प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। और एक और स्टेटमेंट में लिख दे कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी डिवाइड बाय आर ऑफ टी, दिस प्रोवाइडेड ऑल इनिशियल कंडीशंस आर 0। तो ये जो है ना, ये सरासर रॉन्ग है बेटा, ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना। इन दोनों के रेशो का लाप्लास नहीं है, इन दोनों के लाप्लास का रेशो है, समझ गए ना? इन दोनों के लाप्लास का रेशो है, इन दोनों के रेशो का लाप्लास नहीं है राजा। समझ गए सर? बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। चलो तो एक काम करते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं राजा, आ जाओ जल्दी से। ठीक है, सो ट्रांसफर फंक्शन, पहली डेफिनेशन लिखते हैं अपन। आपको छोटी सी बात है, ध्यान रखना है। पहली डेफिनेशन इज ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अन एलटीआई सिस्टम। बहुत बढ़िया, आराम से लिख दिया मैंने। ट्रांसफर फंक्शन इज यूज्ड टू डिफाइन, या ट्रांसफर फंक्शन कैरेक्टराइज द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन एलटीआई सिस्टम। एक एलटीआई सिस्टम है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना। इस एलटीआई सिस्टम में आउटपुट है, इनपुट है आरटी है, और इसका आउटपुट सीटी है। इनमें रिलेशन पैदा करेगा तो ट्रांसफर फंक्शन इस सिस्टम को बयां करेगा। ट्रांसफर फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो इसमें जो प्रोसेस है ना, इन सभी का कहानी जो है उसको ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। आगे बात समझ में? ओके सर, बट ट्रांसफर फंक्शन जो अप्रोच है वो क्या है बेटा? एस डोमेन में है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई जो कि महत्वपूर्ण है, या जिस प्रोसेस से हम आगे बढ़ रहे हैं वो ये हो गया कि ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट एंड दिस एंड दैट। तो वो लिख लीजिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट। ट्रांसफर फंक्शन में एलटीआई डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम इज द रेशियो ऑफ, एक और चीज भूल गए यहां पे, इनपुट। क्या बोला मैं सर? आप बोले ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एन एलटीआई डिफरेंशियल इक्वेशन सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम जो कि एक लीनियर टाइम इनवेरिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन से शो हो रहा है, इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट under the assumption of all conditions, under the assumption all initial conditions are 0। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण बाइन कि कंडीशन जो है, इनिशियल कंडीशंस वो 0 होनी चाहिए। इनिशियल कंडीशन 0 होने का फिजिकल मीन क्या है? सिस्टम रीसेट होना, यानी कि कोई भी मेमोरी एलिमेंट जो है ना वो लोडेड नहीं होना, मेमोरी नहीं होना उसकी, सब कुछ फिनिश कर देने का है। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं फिर। सर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने ली, उसी की बात करो। देखो मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ली dn, और दिस इज नथिंग बट n टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ c ऑफ t प्लस an-1 dn-1 dtn-1, ये n टाइम्स है, ऑफ c ऑफ t प्लस दिस इज नथिंग बट द a0 इज इक्वल टू bm ऑफ xt प्लस ये कहानी हो जाएगी b0, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या ले सकते हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और आपको पता है कि डिफरेंशियल टर्म का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। तो ये हो जाएगा an, बोलो जल्दी से जरा, s टू द पावर n x ऑफ s प्लस यहाँ आ जाएगा an-1 s टू द पावर n-1 x ऑफ s प्लस यहाँ बन जाएगा a0 x ऑफ s। ठीक है, अरे c ऑफ s लिखना है भाई, x ऑफ s तो उधर लिखेंगे अपन, है ना। इज इक्वल टू, सर सब समझ में आ रहा है सर? बहुत बढ़िया बेटा, अभी तो कुछ समझाना स्टार्ट किया ही नहीं है, बस अब यहाँ से इस फॉर्मूले से सारी चीज़ें समझाऊंगा मैं।
ये ले लीजिए। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या बोलता है, ट्रांसफर फंक्शन ये बोलता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है यहाँ पे C ऑफ S डिवाइड बाई इनपुट क्या है X ऑफ S। ऑल इनिशियल कंडीशंस तो 0 अपन ने मान ही ली, इसीलिए इसके आगे की टर्म नहीं लिखी। डिफरेंशियल इक्वेशन इनिशियल वैल्यूज आती है, फॉर्मूले में देखा था हमने। ओके, तो काम करते C ऑफ S को इधर रखते, X ऑफ S को इधर ले आते और बाकी सबको उधर। इस इक्वेशन को CS बाई C ऑफ S डिवाइड बाई X ऑफ S बनाइए तो क्या बन जाएगा बेटा, बन जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो क्या बन जाएगा, बन जाएगा bm s to the power m bm minus 1 s to the power m minus 1 plus this is nothing but the b naught divide by a n s to the power n plus a n minus 1 s to the power n minus 1 प्लस दिस इज नथिंग बट द ए नोट। ये हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन, जिसको हम पोस्टमार्टम करेंगे अगली क्लास में। और हम देखेंगे कि सर ट्रांसफर फंक्शन जो है ना, वो कहानी तो क्या है, न्यूमरेटर की कहानी है और डिनोमिनेटर की कहानी है, जो कि इस डोमेन में है। क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, इसकी चर्चा होगी अगली क्लास में। मिलिएगा।